वाष्प दाब थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने किसी पानी को गर्म करना शुरू किया, तो जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे उसके जो मॉलिक्यूल हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कहीं ज़्यादा हो जाएगी और उस समय वो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ देगा, जिसको हम स्केपिंग मॉलिक्यूल कहते हैं। अब वह मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में आपने इसको रखा है उस कंटेनर में कहीं जाके स्ट्राइक करेगा, फिर उसकी एनर्जी घटेगी और फिर वो लिक्विड होना शुरू करेगा। इस तरह से दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। कुछ लिक्विड वेपर में बदलता है और कुछ वेपर वापस लिक्विड बनता है और एक समय आएगा कि दोनों में इक्विलिब्रियम बन जाए। इसका मतलब ये है कि जितनी तेज़ी से द्रव से वाष्प बन रहा होगा, लिक्विड से वेपर्स बनने होंगे, उतनी ही तेज़ी से वेपर ठंडा होकर के लिक्विड भी बन रहा होगा। इसी कंडीशन को हम साम्य कहते हैं। अब देखिए वाष्प दाब कहते किसको हैं? किसी ताप पर द्रव और उसके वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। एट सर्टेन टेम्परेचर द प्रेशर exerted liquid when the liquid state remain in equilibrium with gaseous state is called as vapor pressure. Factors affecting vapor pressure. पहला है बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, मॉलिक्यूल उतना ही तेज़ी से एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनके वेपर बनने की संभावना उतनी ही कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। तीसरा है ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर ऊष्मा परिवर्तन का मान बढ़ जाता है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ जाती है। इस वजह से वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। अगर ताप T1 पर वाष्प दाब P1 और टेम्परेचर T2 पे वाष्प दाब P2 हो, तो एक क्लेसियस का इक्वेशन है 2.303 log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। इससे आप निकाल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर वेरी करते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगा। अगर आपने कोई अवाष्पशील नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो भी वाष्प दाब कम हो जाता है। अब आइए राउल्ट्स के नियम के बारे में बात करें। पहला शर्त है कि राउल्ट का नियम हम बात करेंगे ठोस द्रव विलयन के लिए, अर्थात हमारा विलेय जो है वो नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर में चेंज नहीं हो सकता है। इसके लिए आप कहेंगे किसी विलयन का वाष्प दाब विलयन में उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस बात को भी हम प्रूफ भी करते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। हमने लिखा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यानी पी नॉट यहाँ पे क्या है भाई? वो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम राउल्ट्स लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। इसी इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब 1 को उधर ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से दोनों तो डिवाइड कर दीजिए तो क्या बना? पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अच्छा 1 माइनस कर रहे हैं, यानी एक में से आपने घटाया है विलेय को, तो जो बचेगा वो विलायक हो जाएगा। तो आप 1 माइनस स्मॉल एन अपॉन
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जगह क्या लिख सकते थे, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो अब ये हो गया पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि देखिए पी नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो इक्वल में आ गया, उसको हटाइए इक्वल तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फॉर वेरी डायल्यूट सोल्यूशन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एन। तो फार्मूला बना पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। एक अल्टरनेट फार्मूला है। अच्छा, ये डायल्यूट सोल्यूशन वाला न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज मत कीजिएगा, आंसर गलत आता है। फिर राउल्ट्स लॉ के लिए एक अल्टरनेट फार्मूला देखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तीनों फार्मूले से सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन मैंने डिटेल डिस्कस किया है। देखिए, पानी का वाष्प दाब 25% कम होने के लिए 100 ग्राम पानी में कितना यूरिया विलय करना होगा, वह विलयन की मोललता क्या होगी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग solute of molar mass 60 in 100 ग्राम ऑफ वाटर if वेपर प्रेशर डिक्रीज by 25%। पहला देखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन वाले फार्मूले में रखा तो 100 माइनस 75 अपॉन 100 बराबर क्या हो गया, W1 अपॉन 60। सर उसके अपॉन में आया W1 अपॉन 60 प्लस 100 अपॉन 18। सिंप्लीफाई किया, 1 अपॉन 4 इक्वल टू W1 अपॉन 60 प्लस 50 अपॉन 9 इज इक्वल टू W1 अपॉन 60। सॉल्व कर लेंगे तो W की वैल्यू आई 111.11 और मोलैलिटी जब निकाल रहे हैं तो मोलैलिटी की वैल्यू आ रही 18.51। लेकिन वही अगर आपने डायलूट वाला फार्मूला यूज कर लिया तो आंसर आ गया आपका 83.33, मोलैलिटी हो गई 13.88। देखिए गलत हो जाएगा। आप सोचिए कि भले आपको कहा जा रहा हो कि आप डायलूट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। फिर तीसरा देखिए, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अगर इससे देखेंगे तो W1 की वैल्यू फिर पहले वाले के बराबर आ रही है 111.11 और मोलैलिटी भी पहले वाले के बराबर आई 18.51। तो या तो पहला फार्मूला यूज कीजिए या तीसरा फार्मूला यूज कीजिए। धन्यवाद। राउल्ट्स लॉ फॉर सोल्यूशन हैविंग टू वोलेटाइल लिक्विड। इसका मतलब यह है कि हम राउल्ट्स लॉ का प्रयोग ऐसे विलयनों के लिए करेंगे जिसमें विलय और विलायक दोनों वोलेटाइल हों। देखिए लॉ कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। इसी को आप हिंदी में कहेंगे प्रत्येक द्रवों का आंशिक वाष्प दाब, जिसमें विलय के लिए हमने PA और विलायक के लिए PB यूज किया है, विलयन में उनके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA और PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट आ गया जिसको हमने P नॉट A और P नॉट B से दिखाया है। यह P नॉट A और P नॉट B वाष्पदाब है शुद्ध लिक्विड A और शुद्ध लिक्विड B का। इस तरह से कुल वाष्पदाब को हम दिखा सकते हैं PS इक्वल टू P नॉट A प्लस XA प्लस P नॉट B प्लस XB। अच्छा, XB को आप चाहें तो 1 माइनस XA लिख सकते हैं। अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस XA। इस तरह से PS जो है वो बन गया P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस XA। तो अब पूरा इक्वेशन XA और XB के टर्म में बन गया। तो आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन 1 और 2 है वो किसी को भी यूज करके हम आसानी से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। टोटल, ये देखिए, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B।
इसी बात को हम हिंदी में कह सकते हैं कि विलयन का कुल वाष्प दाब विलय अथवा विलायक के मोल प्रभाज के सापेक्ष रेखीय रूप में बढ़ता है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए, लिखा है, ये रहा क्वेश्चन। हेप्टेन और ऑक्टेन का 373 केल्विन ताप पर वाष्प दाब 105.2 किलो पास्कल और 46.8 किलो पास्कल है। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के विलयन यानी मिश्रण का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। सबसे पहला नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, उसके लिए भार बटे अणुभार। तो 26/100 कितना गया, 0.26 मोल हेप्टेन का, और ऑक्टेन के लिए 35/144.31 मोल ये रहा, ये आ गया नंबर ऑफ मोल ऑक्टेन का। अब मोल प्रभाज के लिए हम पढ़े हैं कि एक अवयव के मोल बटे कुल मोलों की संख्या, तो 0.26/0.57 या 0.31/0.57। इस तरह से आपको 0.456 और 0.544 यह मोल प्रभाज मिल गए ऑक्टेन के और हेप्टेन के। अब विलयन का वाष्प दाब आपको निकालना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, शुद्ध द्रव का वाष्प दाब गुणे मोल प्रभाज, तो 105.2 गुणे 0.456 प्लस 46.8 गुणे 0.544, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको आंसर क्या मिला, 73.43 किलो पास्कल। इस तरह से राउल्ट्स लॉ और उसके ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं।